Hi everyone, this is Priya Vashni and I welcome you all to a new session. So in this video, we will talk about Champaran Satyagraha, which is also known as First Civil Disobedience. See, since this is a topic of history, or we can specifically say modern history, तो हिस्ट्री को सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का टू अंडरस्टैंड इट एज अ स्टोरी बिकॉज हिस्ट्री इज अ स्टोरी ओनली राइट। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे नहीं बल्कि चंपारण सत्याग्रह की कहानी को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है और ये कब हुआ था 1917 में। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है। सी, डिसोबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा, यानी कि किसी की आज्ञा को ना मानना। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस की जब हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जब लोगों ने, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, सरकार किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी राइट, ब्रिटिशर्स वर द रूलिंग पीपल। तो उनकी जो उन्होंने वेरियस लॉज बनाए हुए थे, अब जब कोई लॉ बनाता है तो लोगों, जो सिटीजन्स होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिटीजन्स उन लॉज को मानेंगे। लेकिन अगर वो लॉज डेरोगेटरी हैं, अगर वो लॉज एक्सप्लॉइटेटिव हैं, तो क्या होता है, सिटीजन्स के पास भी ये राइट होता है कि वो उनके अगेंस्ट बोल सके। हालांकि उस टाइम पे सिचुएशंस बहुत अलग थी, उस टाइम पे राइट्स की तो कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन फिर गांधी जी और इस तरीके के जो भी महान लीडर्स थे, उन्होंने लोगों को अपनी, जो उनके पास शक्ति है उसके बारे में समझाया। तो चंपारण सत्याग्रह ऐसा ही एक मूवमेंट था, ऐसा ही एक इंसिडेंट था जिसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरह की एक अवज्ञा देखने को मिली थी। जब जो सिटीजन्स थे या जो लोग थे, उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी बात को मानने से इनकार किया था। अब क्या बात मानने से इनकार किया था और क्या सिचुएशन थी, इसको समझते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से भी पहले चलिए पहले इंडिगो के बारे में समझते हैं। इंडिगो को आप एक प्लांट की तरह समझ सकते हैं, जिस जो कि बेसिकली जिससे आप कलर्स को डराइव कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है इन्होंने ये ब्लू कलर इस प्लांट से निकल के आ रहा है। अब ये हम इंडिगो के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सी आप सभी को पता है कि उस समय जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे या 1917 के टाइम पे भी क्या चल रहा था, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। और जब मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो जो क्लॉथ्स थे वो एक बहुत ही आपका, यू कैन से एक मेन, और यू कैन से कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्योंकि उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्लॉथ्स को बनाना, पहले क्या होता था, लोग हाथ से सीते थे एंड एक्सेट्रा, बट मशीन से वो चीज़ बहुत फास्ट हो गई थी क्लॉथ्स को बनाना एक्सेट्रा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी बिजनेस को कर रहे होते हैं तो आप वेरियस तरीके निकालते हैं उस बिजनेस को और ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के, कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी चीजों को खरीदे, आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदे। तो वही एक तरीका निकला कि सिर्फ वाइट क्लॉथ्स के बजाय अगर कलरफुल क्लॉथ्स होंगे तो अच्छा होगा। अब कलरफुल क्लॉथ्स के लिए एक तरीका जो इजाद हुआ वो निकल के आया कि इंडिगो क्रॉप्स, बिकॉज इंडिगो क्रॉप से हम लोग कलर्स निकाल सकते थे। तो एज यू कैन सी कि उन बेसिकली उस इंडिगो क्रॉप को यूज किया जाता था डाई बनाने के लिए, और उस डाई में फिर ये धागों को कलर करके एंड देन इस धागे को यूज करके डिफरेंट कलरफुल क्लॉथ्स बनाए जाते थे। अब ये सब तो ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस की क्या बात हुई, राइट। अब इसको ही आगे समझते हैं। देखिए, अ, जो चंपारण था, चंपारण एक विलेज था बिहार के अंदर। ठीक है, अब वहां पे जो था, इन ब्रिटिशर्स ने तिनकठिया सिस्टम लगाया हुआ था। तिनकठिया सिस्टम का मतलब है 320 पार्ट ऑफ द लैंड। तो बेसिकली जो भी किसान होता था उसके पास जितना भी लैंड होता था, उसको ये मैंडेटरी था कि उसका जो भी पूरा लैंड है उसके 320th पार्ट में उसको इंडिगो ही ग्रो करना है। क्यों ग्रो करना है वो तो आप समझ पा रहे होगे, बिकॉज ब्रिटिशर्स को उन डाइज की जरूरत थी, बिकॉज उन्हें अपनी जो भी ये कपड़ों का जो उनका व्यापार था उसको बढ़ाना था, राइट। सो दे वांटेड
कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ये क्रॉप लाए। तो चंपारण के अंदर उन्होंने ये तिनकठिया सिस्टम लागू किया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने ये मैंडेटरी था कि 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड पे इंडिगो उगाना है। ये भी आपको समझ में आया। अब इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तिनकटिया सिस्टम था, उन्होंने ये भी बोल दिया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक ये तो इशू था कि फार्मर्स के बाद कोई चॉइस के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो अगर चाहे भी कोई और क्रॉप उगाना पूरे लैंड पे तो नहीं उगा सकते, तो उनको उस 3/20 पार्ट को फ्रीज करके रखना ही रखना था। लेकिन अब चॉइस तो उनके पास कभी भी नहीं रही थी ब्रिटिशर्स के राज में, राइट। वो तो पीजेंट्स का तो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ थी, मेन प्रॉब्लम तो हमें अभी भी नहीं समझ में आ रही कि ठीक है 3/20 पार्ट पे चल रहा है तो चल रहा है। उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा जर्मन सिंथेटिक डाइज के बारे में। तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ये जो यूरोपियंस थे वो बड़े कूल थे कि भाई ठीक है हमारा ये अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि बिजनेस में कंपटीशन हमेशा चलता रहता है, राइट। तो उसी टाइम पे जर्मन सिंथेटिक डाइज आई। जर्मन सिंथेटिक डाइज का क्या मतलब है, देखिए इंडिगो क्या था, एक क्रॉप से निकाला जा रहा था डाई। इंडिगो एक क्रॉप था जिससे हम एक डाई को निकाल रहे थे। अब आप ये सोचिए कि जब भी कोई क्रॉप हम उगाते हैं तो एक क्रॉप को उगाने में पहली चीज तो रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लगती हैं। दूसरी चीज कि क्रॉप का क्या रहता है, सीजनल वगैरह बहुत सारी चीज, सीजन्स वगैरह सब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी। और अगर मान लीजिए किसी मौसम में इंडिगो नहीं हुआ एक्सेट्रा, तो इससे भी आपके डाइज के प्रोडक्शन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। इसका एक जो सोल्यूशन था वो था जर्मन सिंथेटिक डाई। तो ये क्या था, बेसिकली कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन से, बेंजीन वगैरह के को यूज करते हुए कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन से कलर्स को बनाया गया। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये आपकी कार्बन कंपाउंड्स, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आपको शायद पता होगा कि कुछ हम लोग वहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जर्मन सिंथेटिक डाइज से आप सिंपल सा इतना समझो कि कुछ केमिकल रिएक्शंस करके हम लोगों ने कुछ कलर्स तैयार किया, कुछ डाइज तैयार की, जिनको हम जर्मन सिंथेटिक डाइज बोल रहे हैं। तो हुआ क्या, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते ये जो जर्मन सिंथेटिक डाइज थी इन्होंने इंडिगो को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब इंडिगो को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जब ये डाइज जो है मार्केट में फैल रही है और ये डाइज चीप भी है एज कम्पेयर टू इंडिगो से जो डाइज बना रहे हैं एक्सेट्रा, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो इसको प्रेफर करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो इंडिगो से बनी डाइज थी उसका मार्केट कम होने लगा। अब जब इंडिगो से बनी डाइज का मार्केट कम होने लगेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे, अब सीधी सी बात है अगर उनका मार्केट नहीं है तो यहाँ पे जो उन्होंने ये तिनकठिया सिस्टम लगा रखा है कि भाई आप मैंडेटरीली यहाँ पे 3/20 पार्ट पे ये वाली क्रॉप उगाइए, उसका कोई खास मतलब नहीं बनता, राइट। ठीक है, तो हुआ क्या, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको ये समझ में आने लगा कि अब हमें इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, या अब हमें इन क्रॉप्स को जो ये हम लोगों ने सिस्टम किया हुआ है कि 3/20 पार्ट पे आपका इंडिगो ही ग्रो करेगा, इस सिस्टम को शायद हमें अब बंद करना पड़ेगा चंपारण के अंदर। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स को ये तो समझ में आया कि ठीक है हमें ये बंद करना पड़ेगा, लेकिन जो उनके अंदर का लालच था वो तो उनसे कुछ और ही मांग रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब जो फार्मर्स थे उनको उन्होंने धीरे धीरे अलाउ किया कि ठीक है भाई आप ना दूसरे क्रॉप्स पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो या आप जब शिफ्ट करते हो उससे पहले आपको हमें मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स से बहुत ही ज्यादा हाई रेंट्स डिमांड करने शुरू किए या इलीगल ड्यूज डिमांड करने शुरू की। इवन उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो अपने प्रोड्यूस को उसी प्राइस पे बेचेंगे जो प्राइस यूरोपियंस ने फिक्स किया हुआ है। अब यूरोपियंस ने ऑब्वियसली उसका प्राइस कम पे रखा होगा क्योंकि भाई आगे तो उसकी इतनी डिमांड आ नहीं रही है, तो उसको फोर्स किया। अब पीजेंट्स भाई उनको क्या था कि भाई यही चीजें बेच के जो पैसा आता था उसमें उनको ये टैक्स वैक्स भी भरने होते थे जो ब्रिटिशर्स ने इतने बड़े बड़े लगा रखे थे, जो जमींदार वगैरह के थ्रू वो लेते थे।
तो इस वजह से जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि आप इल्ली भाई आपके पास डिमांड नहीं है इंडिगो की। पहले तो आप बोलते हो भैया इंडिगो उगाओ, जब हम इंडिगो उगाते हैं अब आप यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई दूसरे क्रॉप पे आप जाना तो है आपको, दूसरे क्रॉप पे क्यों? क्योंकि अब इंडिगो की डिमांड नहीं है, वो लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो आप इंडिगो उगा के क्या करेंगे? लेकिन अगर आप इंडिगो को छोड़ के कोई और क्रॉप उगाओगे तो उसके बदले में भी हमें जो है ड्यूज दो, हमें रेंट्स दो, या फिर हमें एक्सेट्रा, मतलब एक इलीगली वे में वो उनसे जो है डिमांड कर रहे हैं। अब क्योंकि फार्मर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन में थे, इस तरीके के जब हाई रेंट्स और इलीगल ड्यूज की डिमांड होने लगी, तो जो चंपारण के किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है, अब बात ये आती है कि ठीक है ये सारा कुछ चंपारण यानी बिहार में चल रहा है, तो ये सब बातें गांधी जी तक कैसे पहुंची? गांधी जी, हम लोग जब भी चंपारण पढ़ते हैं तो हमेशा गांधी जी का नाम आता है, तो गांधी जी का रोल यहाँ पे कैसे आया? देखिए, ये थे राजकुमार शुक्ला जी। तो राजकुमार शुक्ला जी जो थे, ये बेसिकली गुजरात गए, या फिर ये बेसिकली गांधी जी के पास, आई डोंट इवन रिमेम्बर एग्जैक्टली गुजरात गए थे या कहीं और मिले थे गांधी जी से, बट ये गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी से बोलते हैं, गांधी जी को ये पूरी घटना बताते हैं और बताते हैं किस तरीके से चंपारण के अंदर जो किसान हैं उनका शोषण हो रहा है, किस तरीके से चंपारण के किसान इतने परेशान हैं। अब इनकी बात सुन के और ये गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी, मुझे आप पे भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम का शायद कुछ एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट टू चंपारण। राइट, तो वो गांधी जी को रिक्वेस्ट करके चंपारण लेके जाते हैं। अब जब गांधी जी वहां पे चंपारण में पहुंचते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, तो चंपारण में ना गांधी जी को बेसिकली कुछ लोग उनको ज्वाइन करते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग हैं इस तरह से उनके साथ जुड़ते हैं, गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी की हेल्प करते हैं कि वो पूरी तरीके से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकें और जान सकें कि आखिरकार मुद्दा क्या है। ठीक है, अब गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी डिफाइड द ऑर्डर एंड प्रेफर टू फेस द पनिशमेंट। अब वो कहते हैं कि ठीक है, जो तो उन लोगों ने ऑर्डर दिया था ना कि हम लोग अगर आपको ध्यान हो कि व्हाट दे वर डिमांडिंग, वो इलीगल ड्यूज और हाई रेंट्स डिमांड कर रहे, तो गांधी जी कहते हैं कि भाई हम कोई भी हाई रेंट्स या कोई भी ड्यूज आपको नहीं देने वाले हैं, आप पनिशमेंट दोगे हमें, अगर हम नहीं देंगे तो आप दीजिए पनिशमेंट, हम तैयार है पनिशमेंट फेस करने के लिए। तो इस तरीके से आपको मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अवज्ञा हो रही है, किस चीज की अवज्ञा हो रही है? देखिए, उनका जो ब्रिटिशर्स का तो ये हुक्म है कि आप हमें हाई रेंट्स दीजिए, लेकिन उस हुक्म को हम नहीं मानेंगे, गांधी जी ने साफ बोल दिया। तो यहीं पे बेसिकली आप देख सकते हो कि एक पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस देखने को मिल रहा है ऑफ एन अनजस्ट ऑर्डर, और वो भी ये इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये पूरी एक सिस्टमेटिक वे में पहली बार देखने को मिला। ठीक है, फाइनली जो अथॉरिटीज थी उन्होंने गांधी जी को परमिशन दी कि आप इंक्वायरी बिठा सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की, ठीक है, जो कि उस पूरे मैटर की छानबीन करेगी, और गांधी जी को उसमें एक नॉमिनेट किया एज अ मेंबर। अब इस कमेटी वगैरह के उसके बाद गांधी जी बेसिकली कन्विंस कर पाए अथॉरिटीज को कि जो तिन कठिया सिस्टम है, तिन कठिया सिस्टम को एबॉलिश किया जाना चाहिए, और पीजेंट्स, जिन भी पीजेंट से इस तरीके से इलीगल ड्यूज को एक्सट्रैक्ट किया गया है, उन पीजेंट्स को कंपेंसेट किया जाना चाहिए। एज अ कॉम्प्रोमाइज जो प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स थे, उन्होंने एग्री किया कि जितना भी मनी हम लोगों ने लिया है इस इलीगल वे में, उसका एटलीस्ट 25% तो हम लोग कंपेंसेट कर देंगे। और देखते ही देखते क्या हुआ, मतलब इस तरह, ये तो पूरा आपका चंपारण सत्याग्रह था। तो देखते ही देखते क्या हुआ, उस टाइम तो ये 25% के कॉम्प्रोमाइज पे वो लोग रुक गए, लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते एक डिकेड के अंदर जो प्लांटर्स थे उन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया। गांधी उस जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस की बैटल थी उसको गांधी जी जीत चुके थे, और यहाँ से कहीं ना कहीं गांधी जी वॉज एबल टू टू कल्टिवेट द
टू कल्टिवेट द ट्रस्ट अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने वहां से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक होप जगाया कि अगर आप सही हैं, अगर आप सही वजह के लिए लड़ रहे हैं, तो आपकी जीत जरूर होगी। तो ये थी पूरी की पूरी चंपारण की स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी। सी जो यूपीएससी क्वेश्चन करता है ना, यूपीएससी बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन करता है। यूपीएससी आपसे उम्मीद करता है कि आप चीजों को समझें। आप जैसे सिविल डिसोबीडियंस, अगर ये है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, तो आप क्यों बोल रहे हो इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस? अगर आप खेड़ा सत्याग्रह को फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन बोलते हो, तो आखिरकार क्या डिफरेंस है खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह में? कि चंपारण सत्याग्रह को तो आप फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बोल रहे हो और खेड़ा को आप फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन बोल रहे हो। तो इस तरह की चीजें समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कहानी पता होनी चाहिए कि हुआ क्या था, right? So I hope you have enjoyed this story and thanks a lot for your time. And अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।